हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी आप। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका अपनी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1.2 का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट इंडस्ट्री होता है और दूसरा पार्ट होता है कॉमर्स। कॉमर्स को फिर हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कह दिया ट्रेड और एक को हमने कह दिया एक्जिलरी टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार को सहायता देने वाली प्रक्रियाएं। तो इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में किस प्रकार का काम होता है। तो आज एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दूंगा इंडस्ट्री का और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कॉमर्स के सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको सेंड कर चुका हूं, ठीक है, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लें और उसके बाद इस चैप्टर को समझें। एक बार फिर से इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। ये होगा हमारा इसका आंसर कि जहां पर रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो स्थान कहलाता है इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग धंधे। अब इंडस्ट्री के टाइप्स की बात करें तो हम कहीं भी हमारे पास एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री में होता क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, उन नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इस इंडस्ट्री से नेक्स्ट वाली इंडस्ट्री में, जिसका नाम होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो यहां पर पहला टाइप हमने पढ़ा था जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में हमने क्या किया था कि जो एनिमल्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी ब्रीड्स में, उनकी नस्लों में, उनकी किस्मों में सुधार किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाए। उसके बाद हमने सेकंड इसका पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नोट्स में सब कुछ लिखा है, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है, आप वहां से इजीली इनको कवर कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज कहीं से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उसका एक निचोड़ हासिल करना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हमने क्या किया कि वाटर से, एयर से या अर्थ से हमने कोई चीज एक्सट्रैक्ट करी और फिर उसको हमने प्रोवाइड कर दिया कहाँ पर, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन के आए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमने यहाँ से रॉ मटेरियल जनरेट किया, उसे हमने फर्दर ट्रांसफर कर दिया सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जहां पर कि उनके ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई करके उसको फाइनली एक फिनिश्ड, एक यूजेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर हम बात करते हैं अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, द्वितीयक उद्योग, सेकेंडरी टाइप के उद्योग। इसके अंदर दो पार्ट्स हम कवर करते हैं। पहले पार्ट्स का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरे पार्ट का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये लास्ट क्लास में हमारा स्किप हो गया था, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने 4 पार्ट कवर किए थे। पहला पार्ट था हमारा जिसमें हमने कहा था कि एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जहां पर एक हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और उससे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना दिए। जैसे हमारे पास कच्चा तेल है, उस कच्चे तेल से कुछ पार्ट्स हमने बना दिया डीजल की फॉर्म में, कुछ पार्ट बना दिया पेट्रोल की फॉर्म में, और कुछ पार्ट बना दिया गैसोलीन की फॉर्म में। यानी हमारे पास कच्चा माल एक है लेकिन उससे तैयार माल जो बने हैं वो 3 प्रकार के बने हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पर इस प्रकार का काम होता है उन्हें कहा जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद बी पार्ट था हमारा। बी पार्ट को हमने बोला प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पर कि प्रोसेस होता है, कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो किया जाता है उस रॉ मटेरियल के ऊपर और जिससे एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। मशीनों के थ्रू गुजार कर किसी प्रोडक्ट को एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप दी जाती है। तो जैसे हमारे पास शुगर केन था, गन्ना, उससे हमने शुगर बनाई, या हो सकता है उससे हमने जैगरी बना दिया जिसको हम कहते हैं गुड़। चीनी भी बना सकते हैं शुगर केन से और गुड़ भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें शुगर केन को एक मशीन में डालना पड़ता है, वहां से इसका जो लिक्विड आएगा उसको फर्दर मशीन में डालना पड़ता है, उसको बॉइल्ड भी करना पड़ता है, तब जाके इन चीजों में हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसके ऊपर, एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी से तीसरी, तो कई स्टेप्स फॉलो करके ये शुगर केन इन दोनों में कन्वर्ट होता है। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री जहां पर इस प्रकार का काम होता है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, अगला जो पार्ट था, उसको हमने बोल दिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी हमारी। उसका पार्ट हमने नाम दे दिया, क्या हो रखा है ये मार्कर, सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रियां हैं, वो उद्योग है जहां पर कि कई रॉ मटेरियल को मिक्स करके उनका मिक्सचर बना के और फिर उससे कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जैसे हमने लाइमस्टोन लिया, चूना पत्थर, कोयला लिया, ठीक है, जिप्सम ली, इन तीनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करते ही हमारे पास एक सॉलिड प्रोडक्ट बन के आया, बहुत ही मजबूत प्रोडक्ट, जिसको हमने नाम दे दिया सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के लिए इन 3 मिक्सचर को यूज किया जाता है, तब जाके सीमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर आया था हमारे पास लास्ट पार्ट जिसको हमने कहा था असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग का मतलब कई चीजों को असेंबल करना, कई चीजों को जोड़ना, यानी कि जो पार्ट डिफरेंट जगह पर बने होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ना, ठीक है ना। तो जैसे ये मान लो एक गाड़ी जैसी बनी है, इसके हो सकता है टायर कहीं और बने हो, जो इसका स्टेयरिंग है वो कहीं और बना हो, इसका जो इंजन होगा वो कहीं और बना हो, इसके सीट्स हैं वो कहीं और बनी हो, ग्लासेस कहीं और बने हो। तो इन डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ा जाएगा जिस इंडस्ट्री में, उसे कहा जाएगा असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो हमने इस प्रकार से सेकेंडरी इंडस्ट्री को पढ़ा और लास्ट में हमारी आई थी टर्सरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र की इंडस्ट्री।
इसको हम सेवा उद्योग भी कहते हैं, जहां पर कि वस्तुएं नहीं बनती हैं बल्कि सेवाएं जनरेट होती है, सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो काम चल रहा है, मेनली सेकेंड इंडस्ट्री फोकस करके चलते हैं कि इन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये इंडस्ट्रियाँ शुरू कर रखी हैं, उनको अपने व्यापार में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, उसको दूर करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो काम है वो स्टार्ट कर दिए। जैसे बिजनेसमैन को काम करते टाइम फाइनेंस की प्रॉब्लम आई, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बैंकिंग सेक्टर का जन्म हुआ। उन्हें रिस्क था आग लगने का, चोरी का, माल नष्ट हो जाने का, तो इंश्योरेंस सेक्टर है वो काम करने लग गया। फिर कम्युनिकेशन की दिक्कत आई कि हम अपना संदेश, कोई प्रोडक्ट बना है नया, वो कैसे इन्फॉर्म करे कस्टमर को कि हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया है। बिजनेसमैन को ये टेंशन थी। तो जब ये टेंशन आई तो एडवर्टीजमेंट जो इंडस्ट्री थी, विज्ञापन क्षेत्र, उसका जन्म हो गया। मिडलमैन की दिक्कत आई कि हमें कुछ एजेंट्स की आवश्यकता है जो कि हमारे सामान को बेच दें। तो ऐसी जब आवश्यकता महसूस की तो कई एजेंट्स सामने आ गए, उन्होंने इस काम को अपना पेशा बना लिया कि क्यों ना इंडस्ट्री के लिए काम करने लग जाएं, उनके प्रोडक्ट को कहीं दूसरी जगह पे जाकर बिकवाने लगते हैं, तो इन्होंने अपना कमीशन चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है। टाइमिंग की प्रॉब्लम आई। टाइमिंग यानी कि इसको हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स, हमारे जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाए, इसकी दिक्कत आई। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट नामक इंडस्ट्री का जन्म हो गया। कई ट्रांसपोर्टर्स बन गए, उन्होंने अपने व्हीकल्स खरीद लिए और लोगों को कहा, बिजनेसमैन को, कि आप हमारे पास आइए, हम आपको व्हीकल्स देंगे किराए पर और आप अपना सामान पहुंचाओ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिर हमारे पास प्रॉब्लम आई स्टोरेज की, कि माल काफ़ी बन चुका है फैक्ट्री के अंदर, वो रखे कहाँ पर, स्पेस तो नहीं है। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम वेयर हाउस बना लें। वेयर हाउस बनाने से जो इंडस्ट्रियां हैं वो अपना सामान, फैक्ट्रियां हैं वो अपना सामान हमारे पास रखेंगी, हम उनसे किराया चार्ज करेंगे और हमारा प्रॉफिट होगा। यानी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई बिजनेसमैन को, ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो कंपनियां हैं, ये जो बिजनेसेस हैं, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गए। वो कहते हैं ना, कोई भी समस्या जो होती है वो एक समाधान को जन्म देती है। तो जैसे जैसे समस्याएं आती गई, ये समाधान आते गए, तो इसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री। इतना पार्ट हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो हम जीके के क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा, उसके लिए सॉरी। हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हु बिकेम गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर गवर्नर जो वर्ड है वो गलती से लिखा गया, यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये गवर्नर आप वहां से काट देना और वहां पर लिख लेना फाइनेंस मिनिस्टर, मिस्टर मनमोहन सिंह। ये एक मात्र ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनके सिग्नेचर उस नोट के ऊपर हुआ करते थे जो कि इनके कार्यकाल में जारी हुए थे। ऊपर साइन होते थे गवर्नर के, और इनके साइन भी आपको उन नोटों के ऊपर देखने को मिलेंगे। आप चेक करना कोई उस टाइम का नोट, आपको गवर्नर के और फाइनेंस मिनिस्टर के दोनों के साइन मिलेंगे। अभी तक ऐसा कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना है जिसके नोट के ऊपर साइन हो। ये अकेले ऐसे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये गलती ठीक कर लेना, गवर्नर की जगह पर फाइनेंस मिनिस्टर कर लेना। कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बने। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स की। हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। कॉमर्स के हमने दो पार्ट किए थे, एक था ट्रेड और एक था एक्सिलरी टू ट्रेड। एक्सिलरी जो ट्रेड है इसे हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है
कि जो टर्सरी सेक्टर है उसे ही हम एक्चुअली टू ट्रेड कहते हैं। ठीक है बेटा, जो सर्विस सेक्टर है उसे ही हम एक्चुअली टू ट्रेड कहते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा ट्रेड के ऊपर। ट्रेड का मतलब क्या होगा? परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करने के लिए माल की खरीद और उसकी बिक्री को कहा जाता है व्यापार। यहाँ बना बनाया माल खरीदा जाता है और प्रॉफिट लेकर उसे बेचा जाता है। तो इंडस्ट्री के अंदर तो क्या होता था? प्रोसेसिंग के द्वारा उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता था फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोसेस नहीं होता, बना बनाया माल खरीदते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करते हैं अपना और मार्केट में बेच देते हैं। जैसे मेरी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, मैं कोई भी जैसे मान लो शर्ट है उसे मैं 450 रुपये में परचेज करता हूँ। मैंने इसका एक पूरा लोट मंगवा लिया अपनी दुकान पे और अब मैं इस शर्ट को 700 से 1000 रुपए की रेंज में बेच देता हूँ एज पर द कस्टमर। अगर कस्टमर कोई भी ठीक ठाक है, नॉर्मल एवरेज कस्टमर है, तो मैं उसको 700 रुपये की दे देता हूँ। और मेरे को लगता है कि पार्टी मोटी है, कस्टमर बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है, अच्छी पैसे वाला पार्टी है, तो मैं उसको 1000 में बेच देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना बनाया माल खरीदा और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में बेच दिया। तो ऐसी प्रक्रिया जहां पर होती है उसे हम कहते हैं ट्रेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड कि व्यापार कितने प्रकार का होता है। इन टॉपिक्स को बेटे एज ए आप जनरल नॉलेज लेके चलना, क्योंकि आगे हमारे जो ओलंपियाड्स आएंगे ना, उन ओलंपियाड्स में यही टॉपिक्स यही हमारा सिलेबस जो है वो हमें प्राइज विन करवा सकता है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज होते हैं। अगर कोई बच्चा ओलंपियाड को फाइट कर देता है तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से याद करके चलें, समझ के चलें, ताकि जब हम कंपटीशन में बैठेंगे तो हमें वहाँ पर सब कुछ आए। ये जीके क्वेश्चन की जो सीरीज है ये इसलिए हमने स्टार्ट करी है कि जब बच्चा ओलंपियाड के लेवल तक पहुँचेगा ना, उस टाइम तक जब तक ओलंपियाड होंगे वहाँ तक हमारे पास इतना कलेक्शन हो जाएगा जीके क्वेश्चंस का कि हम इजीली इनको फाइट कर पाएंगे। तो आप सही बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि मैं सबसे पहले इस पढ़ाई को कर रहा हूँ ओलंपियाड को फाइट करने के लिए। और जब आप ओलंपियाड को फाइट करने के लिए इतना भयंकर पढ़ोगे तो मेन जो एग्जाम होते हैं हमारे फाइनल, वो तो आप क्लियर इजीली कर दोगे। ठीक है बेटा, तो थोड़ा जोश और ऊर्जा के साथ ट्रेड की हमने बात की है। पहला टाइप होता है होम ट्रेड और दूसरा टाइप होता है फॉरेन ट्रेड। देसी व्यापार, विदेशी व्यापार, दो प्रकार का व्यापार होता है। होम ट्रेड के अंदर हमने कहा भाई लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होगा? विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिले होते हैं, उनके अंदर अंदर होने वाला जो व्यापार है उसे हम कहते हैं लोकल ट्रेड। यहाँ पर पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं, यानी कि वो जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसी वस्तुओं का यहाँ पर क्या होता है? ट्रेड होता है। ठीक है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है। दूसरा इसका टाइप आता है स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल ट्रेड, तो इसमें स्टेट लेवल ट्रेड में क्या होगा कि हम कह सकते हैं अमंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। यहां पर तो एक ही डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर जो व्यापार होगा उसे हम कहेंगे लोकल ट्रेड।
और जब हमारा व्यापार थोड़ा सा और बढ़ जाता है और वो अपने जिले की सीमा को क्रॉस कर जाता है, महेंद्रगढ़ टू रेवाड़ी, रेवाड़ी टू गुड़गांव, गुड़गांव टू झज्जर, यानी दो जिलों के बीच, एक ही राज्य के दो जिलों के, विभिन्न जिलों के बीच जो व्यापार होते हैं उसे हम कहते हैं स्टेट ट्रेड, यानी राज्य स्तर पर होने वाला व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो पल्सेज होते हैं, जो अनाज वगैरह होते हैं, हमारी दालें होती हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनका व्यापार यहाँ पर किया जाता है, जो कि जल्दी से खराब नहीं होते हैं। और तीसरा टाइप इसके अंदर आता है नेशनल लेवल कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इंटर स्टेट लेवल। नेशनल लेवल का मतलब होगा कि हमारे पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो विभिन्न स्टेट्स के बीच, अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री, एक ही देश के विभिन्न राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट लेवल ट्रेड। ये हुआ दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर विभिन्न गांव में, शहरों में, तहसील में, ये हुआ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। और ये हुआ स्टेट टू स्टेट, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से हमारा हो सकता है यूपी, यूपी से हमारा गुजरात। तो विभिन्न राज्यों के बीच जो व्यापार होगा वो कहलाएगा नेशनल लेवल ट्रेड या इंटर स्टेट लेवल ट्रेड। तो ये हमने होम ट्रेड के टाइप्स पढ़ लिए। और ये होम ट्रेड हमने जितने पढ़े ना, यहाँ पर होलसेलर और रिटेलर हर लेवल पे मिलते हैं। लोकल लेवल पर भी जो व्यापार होगा वहाँ पर होलसेलर ही बैठा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को खरीदता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचता है। इसी लेवल पर हमारा रिटेल ट्रेडर भी होगा, जो कि होलसेलर से ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। ठीक है, और जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनको छोटी मात्रा में माल बेचेगा। क्योंकि जैसे मान लो मैं एक पूरा बॉक्स लेके आया, उस बॉक्स में 100 बिस्किट्स हैं, ठीक है, और मेरी एक छोटी सी दुकान है परचून की, तो मैं वहां पर सिंगल सिंगल बिस्किट बेचूंगा ना, किसी को कोई 2 लेगा, कोई 1 लेगा, कोई 3 लेगा। तो मैंने तो पूरा बॉक्स खरीदा है, तो जिससे मैंने बॉक्स खरीदा है वो है होलसेलर, और अब मैं अपनी दुकान पर उसको टुकड़ों के अंदर बेच रहा हूँ, यूनिट पर यूनिट, तो वो मेरा व्यापार कहलाएगा रिटेल ट्रेड। तो लोकल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे इंटर स्टेट लेवल हो, सभी लेवल पर फुटकर व्यापारी बैठे होते हैं जिन्हें रिटेलर्स कहते हैं, होलसेलर भी बैठे होते हैं जिन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। तो ये था हमारा होम ट्रेड, गृह या देसी व्यापार। अब आते हैं हम फॉरेन ट्रेड की तरफ, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में सबसे पहले कवर करेंगे हम इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड आप जानते हो, इंडिया ने माल परचेज किया अमेरिका से, चाइना से। तो अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से माल परचेज करती है तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। नंबर 2, एक्सपोर्ट ट्रेड। इंडिया ने अपना माल बेचा यूएसए में, चाइना में, फ्रांस में, किसी भी कंट्री में, तो सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्रीज इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट यानी अंदर लेके आना, एक्सपोर्ट मीन्स बाहर। ठीक है, और तीसरा पार्ट आएगा इसका एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो इंडिया है, इधर यूएसए है और इधर चाइना है। इंडिया ने क्या किया, चाइना से
इंपोर्ट किया कोई माल, लेकिन ये जो माल इंडिया ने इंपोर्ट करा है ये इंडिया अपने देश में नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि मैं इसे हैंड टू हैंड किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दूं बाहर की बाहर। हमारे जो पोर्ट होते हैं वहां पर शिप आते हैं और वहां से माल की लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो चाइना का जो शिप है या इंडियन जो शिप है जो चाइना गया हुआ था वहां से लौट के आया इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां से कुछ सामान मंगवाया, ये इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने सामान मंगवाया, तो इंडिया के लिए क्या हो गया, वो इम्पोर्ट। लेकिन इंडियन जो बिजनेसमैन है वो ये कहता है कि मैं इस माल को अपनी कंट्री में यूज नहीं करूंगा, मैं तो इसलिए मंगवा रहा था ताकि मैं दूसरी कंट्री को बेच सकूं, हो सकता है कि यहाँ से सस्ता मिल रहा हो और यहाँ महंगा जा रहा हो, तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके किसी तीसरी कंट्री को बेच देते हैं। तो ये माल इंडिया के पोर्ट पर आया, बंदरगाह पर आया, और वहीं से ही इस शिप को यूएस से जाने वाले शिप की तरफ मोड़ दिया, यानी ये शिप अगर यूएस से जा रहा है तो इसी में, अदरवाइज किसी दूसरे शिप में जो कि यूएस से जाएगा उसमें हमने इस माल को लोड करवाया और हैंड टू हैंड बाहर की बाहर बेच दिया। तो एंटर पोर्ट का मतलब होता है इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड इमीडिएटली एक्सपोर्टिंग दैट गुड्स इन अनदर कंट्री या थर्ड कंट्री। एक से माल खरीदा दूसरे को हैंड टू हैंड बेच दिया, तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहा जाता है एंटर पोर्ट। तो ये थे हमारे ट्रेड के टाइप्स, और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये फिनिश हो चुका है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना। अगला जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टाइम हो चुका है अपने जीके क्वेश्चंस का, तो आप इन जीके क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। ये जो चैप्टर के नोट्स हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, इसको तो नोट कर लिया होगा आपने, और जो जीके क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ इनको भी आप अपनी एक अलग से कॉपी बना लें 10-15 रुपए की, और उसमें सारे क्वेश्चंस लिखते रहें, ताकि हमारे पास देखो समय, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग, तो उसमें वो चीज़ हमें बहुत कम लगती है। मैं रोज के 5 क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, आप सोचोगे कि सर ये क्या सिस्टम है, ये तो हम वैसे ही पढ़ लेंगे याद कर लेंगे, क्या करना। शुरू के एफर्ट जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए हमें उनका जो रिजल्ट होता है ना वो जल्दी नहीं मिलता। और इंसान की एक खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, वो कहता है मेरे को सारा दे दो, इकट्ठा दे दो। नहीं, आप स्टार्टिंग में कम कम काम को करते चले, जब आप एंड में पहुंचोगे ना तो आपके पास इतना ज़्यादा डाटा हो जाएगा, इतना ज़्यादा नॉलेज या गेन हो जाएगा जिसकी कोई बराबरी नहीं होगी। वो कहते हैं ना स्टार्टिंग की मेहनत दिखती है कब, जब एंड रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं तब। धीरे 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 कछुए की चाल भी चलेंगे ना तो भी हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो फास्ट भागते हैं वो जल्दी थकते हैं, और जो स्लो एंड स्टडी चलते हैं लेकिन कंटिन्यू रहते हैं वो जल्दी जीतते हैं। तो ध्यान रखना, इनको आप लिखते चले कॉपी के अंदर, और अपनी एक अलग से जो जीके बुक होती है ना वो आपकी खुद की बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है राहुल द्रविड़ इज एसोसिएटेड विद which बैंक एडवर्टीजमेंट कैंपेन। राहुल द्रविड़ किस बैंक के एडवर्टीजमेंट कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि जो राहुल द्रविड़ हैं वो कौन से बैंक के साथ हैं, हम लिखेंगे भैया बैंक ऑफ बड़ौदा। राहुल द्रविड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़े हुए हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ये करते हैं। नेक्स्ट है नेम द ब्रांड
with slogan the vision of sound। नेम द ब्रांड विद स्लोगन, किस ब्रांड का जो स्लोगन है वो ये है कि द विजन ऑफ साउंड। हम कहेंगे ये जो स्लोगन है ये है सैमसंग जो टीवी आते हैं उनका स्लोगन है ये, द विजन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company uses the tagline drive your way। कौन सी कंपनी ये वाली टैगलाइन यूज करती है, ड्राइव यूर वे, अपने रास्ते खुद बनाओ। तो हम कहेंगे इस कंपनी का नाम है हुंडई कंपनी। हुंडई कंपनी यूज करती है इस टैगलाइन को। फोर्थ क्वेश्चन है, which newspaper uses the motto। मोटो का मतलब होता है अपना एक उद्देश्य, अपना एक डिसीजन जो होता है, कौन सा है ये, जर्नलिज्म ऑफ करेज। जर्नलिज्म ऑफ करेज, साहस का काम, साहस दिखाता है ये न्यूज़पेपर अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने न्यूज़पेपर में। इसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस यूज करती है इस मोटो को, जर्नलिज्म ऑफ क्रेज। और लास्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी स्टार्टेड सिटीजन द फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कंपेन। किस कंपनी ने सिटीजन फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कंपेन जारी किया? इस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड। ये हमारे जीके के 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लिख लेने हैं। हमारे पास 10 का स्कोर हो गया है। अब इस आईटीसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। जो आईटीसी कंपनी है ना, ये आईटीसी नहीं थी कभी। ये 1910 में स्टार्ट हुई एज ए इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ये 1910 में स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश काल के अंदर, इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1970 के अंदर इसमें कुछ चेंजेस आए और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया इंडिया टबैको कंपनी लिमिटेड। फिर से इसके नाम में चेंज आया 1974 में, जिसमें इसका नाम किया गया I.T.C लिमिटेड। 2001 में दोबारा से इसमें चेंज किया और इसमें लिख दिया गया ITC लिमिटेड। ये जो डॉट है ये हटा दिए गए। 1910 में इंपीरियल टबैको के नाम से चली थी ये, फिर 1970 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो इंडिया टबैको कंपनी कर दी। 1974 में I.T.C के नाम से कर दी और 2001 में ITC, यानी इस ITC को इंडियन टबैको कंपनी नहीं पढ़ा जाएगा, इसने अपने नाम को चेंज कर दिया कि भैया इसकी फुल फॉर्म मत बनाना कोई भी। जितने भी हमारे FMCG प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, ये सारी ये ITC कंपनी ही बनाती है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर देखना, उस पर ITC कंपनी लिखा होगा, ठीक है। तो ये था ITC का इतिहास। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करें और पढ़ें। बस मेहनत जो है वो कंटिन्यू रखना, हार नहीं माननी है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है हमारे अंदर, और उस एंथ्यूसिज्म से जब काम करोगे तो हम 100% अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो सभी बच्चों को नमस्कार, अगली क्लास में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।